हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने कूलाम्स लॉ क्या होता है, चार्ज एंड चार्ज की प्रॉपर्टीज एंड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को एक्सप्लेन कर दिया है, और साथ में उन सब के मैंने इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। ये सिंगेज की बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और सिंगेज की बुक को ही लाइन बाय लाइन आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जैसे दो चार्ज Q1 Q2 है, यहाँ पर देख सकते हो दो चार्ज Q1 और ये Q2 है, ठीक है। इन दोनों की पोजीशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ओ R1 वेक्टर है। R1 वेक्टर मतलब Q1 की पोजीशन R1 वेक्टर, और Q2 की पोजीशन वेक्टर है जो वो है R2 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पर एक वेक्टर और है जो कि Q1 से Q2 की तरफ है, मतलब Q2 का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू Q1, R21 वेक्टर मतलब पोजीशन ऑफ टू मतलब चार्ज टू विद रेस्पेक्ट टू वन, ठीक है। तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ R21 क्या है यहाँ पर, पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज टू विद रेस्पेक्ट टू Q1, ठीक है। R21 वेक्टर, ठीक है। अब R21 वेक्टर निकालेंगे कैसे, तो देखो, हाँ एक चीज़ और पहले देखो, Q1 दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए मैंने। अब जो Q1 पे जो फोर्स होगा विद बिकॉज ऑफ Q2, तो ये क्या होगा, Q1 पे फोर्स Q2 से भाग रहा होगा, ठीक है। और किधर भाग रहा होगा, जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों को, उसकी लाइन के अपोजिट डायरेक्शन इधर भाग रहा होगा। तो ये क्या फोर्स होगा, इसको बोल रहा हूँ वन पर फोर्स, ठीक है। Q1 पर फोर्स ड्यू टू टू, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसे Q2 पर फोर्स F ऑन टू, F ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। अब R21 वेक्टर निकाल लेते हैं, या सिंपल छोड़ो, जैसे अगर मान लो हमको अभी R21 वेक्टर चलो निकाल ही लेता हूँ मैं। अब R21 वेक्टर के लिए क्या लेंगे, जैसे आपने वेक्टर्स पढ़े होंगे, आपने वेक्टर्स पढ़े होंगे, वेक्टर्स में सम होता है एक, ठीक है। वेक्टर सम होता है, जैसे कि मान लो एक ट्रायंगल में जो सम होता है वेक्टर का, जैसे ये यहाँ से O से R Q1 तक एक वेक्टर गया, फिर Q1 से Q2 तक एक वेक्टर गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर 2 1। अब एक देखो, जो पहले पॉइंट से, जहाँ से पहले देखो, यहाँ से ये O वाला पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट से एक यहाँ तक वेक्टर गया, फिर उस पॉइंट से यहाँ तक वेक्टर गया, और एक पहले पॉइंट से डायरेक्ट एक लास्ट वाले वेक्टर तक एक वेक्टर गया, ठीक है। तो वो बराबर होता है लास्ट वाले वेक्टर के, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। मतलब O2Q, Q2 और O2Q2, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब देखो, मुझे फोर्स निकालना है, मान लो F21 निकालना है मुझे, ठीक है। F21 निकालना है किसकी वजह से, Q1 की वजह से, Q2 पर फोर्स। तो दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है, वो क्या होता है, मान लो मुझे F21 का मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो ये क्या आ जाएगा, A Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब आर कैसे निकालेंगे, Q1 Q2 तो हमें पता है, आर कैसे निकालेंगे, तो आर आएगा जो उन दोनों का बीच का पोजीशन वेक्टर है ना, जैसे Q2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो वो जो पोजीशन वेक्टर है उसका मॉड्यूलस निकालेंगे ना, वो आर होगा। तो आर क्या होगा, R21 का मॉड्यूलस, ठीक है। आर क्या होगा, R21 वेक्टर का मॉड्यूलस, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से F21 क्या आएगा, F21 वेक्टर का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, A Q1 Q2 इंटू 1 अपॉन, या फिर इसी के नीचे लिख देता हूँ, अपॉन R21 वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अब ये तो क्या है, अभी ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन हमें इसको किस में लिखना है, अभी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ अभी, ठीक है। तो इधर आप देखोगे
टू वन वेक्टर लिखना है मुझे। तो इसका मतलब किसी क्वांटिटी को, किसी वेक्टर को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो किस तरह से लिखते हैं इसको, एफ टू वन का मॉडुलस, ठीक है, इंटू एफ टू वन की डायरेक्शन, ठीक है। अब मुझे बताओ एफ टू वन वैक्टर का मॉडुलस तो पता है मुझे, क्या निकाला था अभी, ए क्यू वन क्यू टू अपॉन जो निकाला था, ठीक है, ए क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये निकाला था मैंने। लेकिन मुझे एफ टू वन का डायरेक्शन निकालनी है, तो एफ टू वन की डायरेक्शन देखो, देखो एफ टू वन किधर है, क्यू वन से क्यू टू की तरफ। एफ टू वन की डायरेक्शन क्या है, क्यू वन से क्यू टू की तरफ। और यहाँ पर देखोगे आर टू वन की डायरेक्शन क्या है, वो भी तो क्यू वन से क्यू टू की तरफ ही है ना। तो मैं लिख सकता हूँ दो यूनिट वेक्टर कंपेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो एफ टू वन वेक्टर का मॉडुलस जो होगा वो, सॉरी, डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, या यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आर टू वन का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ टू वन, सॉरी वेक्टर आ जाएगा, इक्वल टू एफ टू वन क्या था हमारा, ए क्यू वन क्यू टू, मतलब एफ टू वन का मॉडुलस ये था ना, ए क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन वेक्टर का होल स्क्वायर। और यहाँ आ जाएगा हमारा आर टू वन का मॉडुल यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, आर टू वन के वेक्टर को, या सॉरी यूनिट वेक्टर को किस तरह से लिख सकते हैं हम वेक्टर फॉर्म में, ये होता है ना फॉर्मूला। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको थोड़ा बहुत वेक्टर आते होंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर टू वन, इस तरह से देखो, ठीक है, आर टू वन वैक्टर अपॉन आर टू वन का मॉडुलस, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, आर टू वन क्या था हमारा, आर टू वैक्टर माइनस ये अपॉन आर टू वन वैक्टर क्या था, आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर का होल, सॉरी सॉरी मॉडुलस। अब इसको इसमें पुट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, एफ टू वन इक्वल टू ए क्यू वन क्यू टू इंटू आर टू माइनस आर वन वेक्टर वेक्टर का, सॉरी, ये अपॉन आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का क्यूब, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर है और एक यहाँ से भी ये इधर से ये आएगा, ठीक है, तो ये क्यूब हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ एफ वन टू, एफ वन टू, तो वो भी इस तरह से आ जाएगा, ए क्यू वन क्यू टू, क्योंकि चार्ज और ये चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, इनटू आएगा यहाँ पर आएगा वो आर वन वैक्टर माइनस आर टू आएगा, ठीक है, आर वन माइनस ये आ जाएगा। और नीचे तो नीचे भी यही रहेगा, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर का क्यू। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो एफ टू वन वैक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ वन टू वैक्टर, ठीक है। तो इस इक्वेशन से देख सकते हो दोनों पर फोर्स, दोनों चार्ज पे फोर्स इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या है, ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ओके। तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब आगे पढ़ेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको सीधी सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। जैसे कोई चार्ज, बहुत सारे चार्ज रखे हैं, मान लो क्यू वन क्यू टू क्यू एन तक रखे हैं, क्यू थ्री क्यू, सब तरह के चार्ज रखे हैं, ठीक है। और मुझे किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है, मान लो क्यू पी पर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो क्यू पी पर जो नेट फोर्स होगा ना, क्यू पी पर एफ नेट ऑन पी, ये होगा वेक्टर सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल चार्जेस, ठीक है। तो जैसे Q1 चार्ज क्यू पी पर फोर्स लगाएगा,
एफ वेक्टर P1 मतलब फोर्स ऑन P ड्यू टू 1। ऐसे ही क्यू पी पर क्यू एन लगाएगा जो कि हो जाएगा एफ पी एन मतलब फोर्स ऑन पी मतलब ऑन चार्ज पी ड्यू टू चार्ज एन। ऐसे ही क्यू टू लगा रहा होगा क्यू पी पर फोर्स ऑन पी ड्यू टू टू। तो एफ पी हो जाएगा एफ वेक्टर फोर्स ऑन पी ड्यू टू 1 प्लस एफ वेक्टर फोर्स ऑन पी ड्यू टू 2 प्लस एफ वेक्टर फोर्स ऑन पी ड्यू टू 3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ वेक्टर फोर्स ऑन पी ड्यू टू एन। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सारे फोर्स ऐड हो जाएंगे वेक्टर सम की तरह। जो नेट फोर्स आएगा वो हम निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन बिटवीन कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये है, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा है कि कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू कूलम्स मतलब सी बोल देता हूँ। तो ये होता है ए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। अगर हम चार्ज को मास से रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं फोर्स, ठीक है। तो कूलम्स लॉ इज सेकंड फंडामेंटल फोर्स लॉ एनकाउंटर्ड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स। इट इज सिमिलर इन द फॉर्म टू द फंडामेंटल फोर्स लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। रिकॉल दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सेम टाइप का यहाँ पर भी कूलम्स लॉ में भी स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पर जी का वैल्यू हमें पता है, ए का वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ कूलम स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, मास स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ओके। Thus, the Coulomb force depends on the charge in same way that gravitational force depends on mass. Both forces have same 1/r square dependence. ठीक है, बता दिया मैंने। There are of course important difference between Coulomb's law and gravitational force law. ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, देर इज ओनली वन काइंड ऑफ मास। ये तो है कि देखो मास एक ही टाइप का होता है, मास एक ही टाइप मतलब मास एक ही टाइप का होता है, लेकिन चार्ज क्या होते हैं, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मास हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एफ जी क्या है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, ठीक है। और एफ ई या सी क्या होता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, ठीक है। तो दोनों टाइप का हो सकता है। अट्रैक्टिव तब होगा जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और रिपल्सिव कब होगा, जब दोनों सिमिलर टाइप के चार्ज हो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पर के ई है लेकिन हमारे केस में क्या है, ए, ठीक है। ये क्या है, ए है हमारे केस में, ठीक है। ए इज मच लार्जर देन ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी। तो देख सकते हो आप, जैसे ये 10⁻⁹ टाइम्स है और ये 10⁻11 टाइम्स है जी, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये काफ़ी लार्ज होता है ये, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं टू बॉडी 2 मीटर अपार्ट पर रखी हैं और ईच कैरिंग चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो 2 मीटर की दूरी पर कोई बॉडी रखी है 2 मीटर पर, ठीक है। और एक पर दोनों पर चार्ज क्या है, 1 कूलम 1 कूलम, और दोनों का मास मान लो 1 kg और 1 kg है, ठीक है। ये दो बॉडी है। तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या जो कूलम फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे, ए
अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ए ही आएगा, ठीक है, ए न्यूटन मतलब, या 9 × 10⁹ न्यूटन आएगा, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। और इधर आ जाएगा 6.67 × 10⁻⁴ अपॉन 4 न्यूटन, 10⁻11 है, सॉरी, 10⁻11 न्यूटन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये, मतलब ये वाले जो वैल्यू है ना, जो 10⁹ 9 9/4 × 10⁻9 न्यूटन है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ये होती है अबाउट हाफ बिलियन पाउंड्स, मतलब हाफ बिलियन पाउंड्स का जो वजन होगा पृथ्वी पर, हाफ बिलियन पाउंड्स का जो वजन होगा पृथ्वी पर, बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बराबर ये एक कूलम चार्ज के बीच में फोर्स लग जाता है, सोचो, ठीक है। ऑन अदर हैंड इन दोनों के बीच जो जो मासेस है उनके बीच कितना वो क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो लगता है 1.67 × 10⁻11 न्यूटन, जो कि बहुत कम होता है, ठीक है। द लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट मींस दैट इंटरेक्शन ऑफ इवन रिलेटिवली द लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। तो ये लार्ज वैल्यू किसकी वजह से आ रही है, इस जो इनके बीच जो जो कूलम कांस्टेंट है और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इनकी वजह से आ रही है, क्योंकि कूलम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो छोटा सा चार्ज भी होगा ना, उसकी वजह से भी फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ओके।